सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। अपना ये चैप्टर चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला। इसमें अपनी कल बात चल रही थी प्रत्याय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि की, यील्ड और रिटर्न वैल्यूएशन मेथड। मैंने आपको ये बताया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की दो ही विधियां हैं। पहली विधि थी नेट एसेट्स मेथड, या उससे जो मूल्य ज्ञात होता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, अंश का आंतरिक मूल्य। दूसरी विधि है प्रत्याय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि। इस विधि का प्रयोग वो अंशधारी करते हैं जो यह मापना चाहते हैं कि जो वो कंपनी में पैसा विनियोजित करेंगे शेयर्स खरीद के, तो उसके बदले में उनको प्रतिफल क्या मिलेगा, उनको रिटर्न क्या मिलेगा, उनको प्रत्याय क्या मिलेगी। तो प्रत्याय या प्रतिफल को मापने के लिए मुख्य रूप से तीन विधियां हैं जिनकी अपन ने कल चर्चा की थी। एक तो है लाभांश दर के आधार पर, यानी कि आप प्रत्याय किस आधार पर मापोगे, रिटर्न किस आधार पर मापोगे, लाभांश के आधार पर मापेंगे। तो इसका बहुत सिंपल से फार्मूले मैंने आपको कल बताए थे कि फार्मूला बहुत इजी है। वैल्यू पर शेयर निकालनी है तो रेट ऑफ डिविडेंड ऊपर आएगी, नीचे उसमें भाग देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू पर शेयर से। तो मैंने आपको ये कहा था पेड अप वैल्यू पर शेयर तो आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको प्रश्न में दे रखी होगी, ये आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगी। तो इस फार्मूले में अपने को केवल एकमात्र एक चीज़ चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की दर। लाभांश की दर अगर कई वर्षों की दे रखी हो प्रश्न में तब तो उनका औसत निकाल लेंगे। ये नोट के अंदर मैंने ये बात लिख रखी है। यदि प्रश्न में कई वर्षों की रेट ऑफ डिविडेंड दी गई हो तो उसका औसत ज्ञात कर लेते हैं। और यदि प्रश्न में रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दी तो अपने को इस फार्मूले से, ये फार्मूले से रेट ऑफ डिविडेंड निकाल ली जाएगी। रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का फार्मूला है अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई टोटल पेड अप कैपिटल। लाभांश हमेशा किस पे दिया जाता है, पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऊपर आ जाएगी, टोटल पेड अप कैपिटल से उसको डिवाइड कर देंगे इनटू 100, तो ये आ जाएगी रेट ऑफ डिविडेंड। अमाउंट ऑफ डिविडेंड ज्ञात करते समय ये मैंने आपको कल इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे कि सबसे पहले कंपनी नेट प्रॉफिट निकालती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, उसके बाद उसमें से टैक्स घटाती है सबसे पहले, तो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कंपनी कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देती है रिजर्व के अंदर, तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व उसमें से अपन घटा देते हैं। और उसके बाद में डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स, और बाद में जो पैसा बचता है वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऊपर आ जाएगी, नीचे पेड अप कैपिटल आ जाएगी, इनटू 100 करके रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लेंगे। तो ये तो थी इसकी पहली विधि, इसकी अपन कल चर्चा कर चुके थे। दूसरी विधि है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आशान्वित प्रत्याय दर के आधार पर। तो इसमें भी फार्मूला वही है, नीचे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगी जो प्रश्न में दे रखी होगी, ये पेड अप वैल्यू पर शेयर अपने को बैलेंस शीट से पता चल जाएगी। तो अब यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड की जगह ऊपर क्या चीज़ आ जाएगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का भी लगभग वही फार्मूला है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। तो पहली विधि से, लाभांश दर विधि से और आशान्वित प्रत्याय दर विधि से जो वैल्यू पर शेयर आती है वो प्राय करके समान ही आती है। ये नोट में भी ये बात मैंने लिखी थी, लाभांश दर विधि और आशान्वित प्रत्याय दर विधि में अंशों का मूल्य समान आता है, किंतु यदि घोषित लाभांश की राशि दी गई हो तो दोनों विधियों में ज्ञात मूल्य असमान आता है। अब अपनी ये वाली बात आज चालू करनी है अपने को, इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था ये इम्पोर्टेंट विधि है, कॉम्प्लिकेटेड विधि भी है थोड़ी सी, इसको अब अच्छी तरीके से आपको समझना है। ये है वास्तविक प्रत्याय दर के आधार पर, कि कंपनी कई बार वास्तव में तो पैसा ज़्यादा कमा रही है लेकिन डिविडेंड के रूप में कम पैसा बांटती है, रिजर्व में ज़्यादा रोक लेती है। तो यहाँ पर अंशधारी ये इस बात पे अपना अंशों का मूल्यांकन करना चाहता है कि कंपनी की एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग या एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। इसीलिए इसको अर्निंग मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड भी कहते हैं, कि कंपनी अर्न कितना कर रही है उसके आधार पर कंपनी के अंशों का अपन मूल्यांकन करना चाह रहे हैं।
मान लो कंपनी अर्न तो खूब कर रही है लेकिन डिविडेंड कम दे रही है, तो अर्निंग कैपेसिटी तो उस कंपनी की बहुत बढ़िया है, तो उस आधार पर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, अंश का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला तो वही है वैल्यू पर शेयर निकालने का। ऊपर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आती है। पहली विधि के अंदर रेट ऑफ डिविडेंड आती है बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। दूसरी विधि में रेट ऑफ डिविडेंड की जगह एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाती है। तीसरी विधि में ऊपर आ जाएगा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में दी गई होगी, पेड अप वैल्यू पर शेयर अपने को बैलेंस शीट से पता चल जाएगी। तो अपने को एक बात ध्यान रखनी है ये कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालें। तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले से अपन एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात कर सकते हैं। अब वो फार्मूला क्या है वो समझिए अच्छी तरीके से। प्रॉफिट अर्न बटा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कंपनी में कुल पूंजी कितनी विनियोजित थी, उस पूंजी पे आपने प्रॉफिट कितना कमाया, ये है प्रॉफिट एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। अब प्रॉफिट अर्न का मतलब कौन सा प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, या प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें प्लस होनी चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए, वो बात। दूसरी बात, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या चीज़ लेंगे, गैर व्यापारिक विनियोगों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, कृत्रिम संपत्तियों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, स्थायी संपत्तियों को किस मूल्य पर लेंगे, चालू संपत्तियों को किस मूल्य पर लेंगे। ये सारी चीज़ें इन दोनों पॉइंटों के अंदर समझनी है कि प्रॉफिट अर्न में क्या क्या चीज़ें लेनी है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है। तो देखिए, प्रॉफिट अर्न से तात्पर्य तो है ब्याज घटाने से पूर्व किंतु कर के पश्चात, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट से है। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं अपन कि इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट अर्न का मतलब क्या है वास्तव में। तो देखिए, प्रॉफिट अर्न ज्ञात करते समय संचय में हस्तांतरण, ट्रांसफर टू रिजर्व और ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर को घटाने से पूर्व तथा कर घटाने के पश्चात का लाभ लिया जाता है। यदि प्रश्न में नेट प्रॉफिट दिया गया हो तो नेट प्रॉफिट में से ऋण पत्रों का ब्याज घटा हुआ होता है, अतः उसे पुनः जोड़ दिया जाता है। और यदि लाभों में गैर व्यापारिक विनियोगों की आय शामिल हो तो उसे घटा दिया जाता है, और गैर व्यापारिक विनियोग से हानि शामिल हो तो उसे जोड़ दिया जाता है। यदि कई वर्षों के लाभ प्रश्न में दिए गए हो तो उनका औसत ज्ञात कर लिया जाता है। तो अब एक एक करके ये पॉइंट समझते जाइए। सबसे पहली बात, तो कई वर्षों के लाभ दे रखे होंगे तब तो उसका एवरेज ले लेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एक पॉइंट आता है गैर व्यापारिक विनियोग का। गैर व्यापारिक विनियोग से यदि आय हुई है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट को बढ़ा देगी, तो उसको तो घटा देंगे क्योंकि आय जुड़ी हुई है लाभों के अंदर, तो उसको घटा देंगे। और यदि गैर व्यापारिक विनियोग से हानि हुई है तो हानि के कारण लाभ कम हो गए हैं तो उसको वापस से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि गैर व्यापारिक विनियोगों को अपने को यहाँ पर गैर व्यापारिक विनियोग की आय को शामिल नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आप इनकम में गैर व्यापारिक विनियोग की इनकम नहीं ले रहे तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय भी आप गैर व्यापारिक विनियोगों को शामिल नहीं करोगे। देखिए, ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी ये पॉइंट आ रहा है, गैर व्यापारिक विनियोगों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जब उसकी अपन इनकम नहीं ले रहे तो इसका मतलब उसको अपन शामिल भी नहीं करेंगे। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो अब देखिए, इसको वापस समझिए। अर्जित लाभ को प्रॉफिट अर्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो प्रॉफिट अर्न ज्ञात करते समय कई वर्षों का लाभ होगा तब तो उसका एवरेज ले लेंगे। गैर व्यापारिक विनियोग की ना तो आय लेनी है ना हानि लेनी है। अगर आय हुई है तो उसको घटा देंगे, हानि हुई है तो उसको वापस से जोड़ देंगे, रिवर्स कर देंगे उसको। अब बात आती है ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स की। तो देखिए, इन तीनों को घटाने से पूर्व का लाभ चाहिए, लेकिन कर घटाने के पश्चात का लाभ लिया जाता है। यानी प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर टैक्स तो होना चाहिए, परंतु ये तीनों चीज़ें नहीं घटी हुई होनी चाहिए प्रॉफिट में से। कौन कौन सी चीज़ें, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ये तीनों को घटाने से, इन तीनों को घटाने से पूर्व का लाभ होना चाहिए, लेकिन कर घटाने के बाद का लाभ होना चाहिए। अब ये एक कॉम्प्लिकेशन है।
अब इस पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम प्राय करके इसी पॉइंट के अंतर्गत आएगी आपको। तो ये पॉइंट मैं आपको एक अलग से पेज पर भी वापस से समझा देता हूँ। देखिए, अपन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये अपना यहाँ पर आ गया अपने पास में नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आ गया। और फिर नेट प्रॉफिट में से अपन फिर उसके बाद में घटाते हैं, नेट प्रॉफिट में से उसके बाद में घटाते हैं अपन टैक्स। तो ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन ये जब नेट प्रॉफिट अपन ने निकाला है तो यहाँ पर अपन क्या क्या चीज़ दिखाते हैं, एक तो यहाँ दिखाते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये पहले घटा देते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अब यहाँ पर होता है ट्रांसफ़र टू रिजर्व, और ये जो प्रॉफिट बचा इसमें से अपन देते हैं डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स, और ये जो प्रॉफिट बचता है ये बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब देखिए अपने को कौन सा प्रॉफिट चाहिए, अपने को चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो चाहिए, यानी ये वाला प्रॉफिट तो अपने को चाहिए। लेकिन इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो पहले से ही घटा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को वापस से जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अपना पॉइंट देखिए क्या है, अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते जाना, वरना फिर इसमें कन्फ्यूज़न हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने क्या चीज़ लिखी है, एक तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी नहीं होना चाहिए, पूर्वाधिकारांशों पर लाभांश को घटाने से पूर्व, यानी ये तीन चीज़ें लाभों में से नहीं घटी होनी चाहिए। तो अगर आपको प्रश्न में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो इसका मतलब टैक्स तो घटा हुआ है, तो टैक्स तो घटाने के बाद का तो चाहिए, परंतु ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व तो बाद में आता है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर भी बाद में आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो पहले ही घट गया, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ही घट गया, तो इसको वापस से जोड़ देंगे। तो देखिए इसीलिए इसमें ये बात लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। यदि प्रश्न में नेट प्रॉफिट दिया गया हो तो नेट प्रॉफिट में से ऋण पत्रों का ब्याज घटा हुआ होता है। ये जो नेट प्रॉफिट निकाला है तो ऋण पत्रों का ब्याज तो पहले से ही घटा हुआ है, तो ऋण पत्रों का ब्याज को वापस से जोड़ दिया जाएगा और टैक्स को घटा दिया जाएगा, और ये दोनों चीज़ें तो टैक्स के बाद में आती हैं। अगर आपको सीधे यही वाला प्रॉफिट दे दिया, सपोज करो ये प्रॉफिट दे दिया आपको प्रश्न के अंदर, ये कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये प्रॉफिट अगर आपको दे दिया प्रश्न के अंदर तो आप क्या करोगे, इसको भी वापस से जोड़ोगे, इसको भी वापस से जोड़ोगे, टैक्स तो घटा हुआ ही है, इसको भी वापस से जोड़ोगे। तो ये तीनों चीज़ें तो नहीं घटी हुई होनी चाहिए, प्रॉफिट में से टैक्स घटा हुआ होना चाहिए। और अगर आपको ये वाला प्रॉफिट दे दिया प्रश्न के अंदर तो इसमें से सीधे टैक्स घटा देंगे और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, बस ये दो ही एडजस्टमेंट होंगे। ये एडजस्टमेंट तो बाद में होते हैं, ये तो हुए ही नहीं है, क्योंकि अपने को ये वाला प्रॉफिट दे रखा है, तो ये वाले एडजस्टमेंट तो अभी हुए ही नहीं है, तो इनका तो कोई समायोजन नहीं करना है, टैक्स को घटाना है, टैक्स को घटाना है और इसको जोड़ना है। तो ये प्रॉफिट अर्न का मतलब अच्छी तरीके से आपके समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न में क्या क्या चीज़ लेनी है। अब बात आती है दूसरी, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की राशि ज्ञात करते समय क्या करोगे। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की राशि ज्ञात करते समय संपत्तियों के योग में से केवल चालू दायित्व ही घटाए जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, गैर व्यापारिक विनियोगों को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि गैर व्यापारिक विनियोग की आय भी अपन ने शामिल नहीं की थी, गैर व्यापारिक विनियोग की हानि को भी अपन ने शामिल नहीं किया था। अगर आय जुड़ी हुई थी तो अपन ने उसको घटा दी थी, हानि अगर घटी हुई थी तो अपन ने उसको वापस से जोड़ दिया था। तो अब अपन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, फिक्स असेट्स ले लेंगे बाजार मूल्य या पुस्तक मूल्य पर, करंट असेट्स ले लेंगे बाजार मूल्य या पुस्तक मूल्य पर, आयोजन की राशि घटाने के पश्चात ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब व्यापारिक विनियोगों को तो शामिल करेंगे, लेकिन गैर व्यापारिक विनियोगों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि गैर व्यापारिक विनियोग की आय भी अपन ने यहाँ शामिल नहीं की थी। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट या तो बाजार मूल्य पे लेंगे, बाजार मूल्य नहीं दे रखा होगा तो पुस्तक मूल्य पे देंगे, और इन सब संपत्तियों का टोटल लगा लेंगे, और उस टोटल में से केवल एक चीज़ घटेगी, केवल एकमात्र एक चीज़ घटेगी, करंट लायबिलिटीज़। तो फिर ये जो बचेगा उसको अपन मानते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फिर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जब आपके पास में आ गई तो आप अब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के आधार पर निकाल सकते हो। ऊपर तो आएगा प्रॉफिट अर्न
बटा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, तो ये आ जाएगी आपके पास में एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस फार्मूले में एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऊपर लिखेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न के अंतर्गत दी गई होगी, पेड अप वैल्यू पर शेयर अपने को बैलेंस शीट से पता चल जाएगी और वैल्यू पर शेयर अपने को ज्ञात हो जाएगी। तो इस विधि के अंदर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। अब इसके पश्चात आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि अंश का उचित मूल्य ज्ञात कीजिए, फेयर प्राइस ऑफ शेयर ज्ञात कीजिए। फेयर प्राइस पूछेगा तो पहले तो आपको नेट असेट से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपको इस दूसरी विधि से यील्ड वैल्यू से या रिटर्न वैल्यू से वैल्यू निकालनी पड़ेगी शेयर की, फिर इन दोनों का औसत लेना पड़ेगा, उसको उचित मूल्य कहते हैं। उसकी चर्चा अपन कल के लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।